हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सखा, हम लोग रोज एक 2025 के पीवाईक्यू पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पेपर को सीरियसली लो, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर में होने वाले पेपर हैं। इससे आपको एक पेपर का आइडिया मिलता है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है, हमारे पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि ये आपको लेना ही लेना है, ये आपको अटेंड करना ही करना है। और सभी बच्चे अभी इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये जरूर कहूँगा कि मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दिया करो। आज हम पेपर तीसरा करने वाले हैं मेरे भाई। 2 पेपर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैं लास्ट में बता दूंगा कि इसकी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जा रहा है। अब इस पेपर में अगर आप देखें तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, ये 7 सितंबर वाला पेपर है। मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूं, 7 सितंबर 2025 वाला पेपर है मेरे भाई। कुछ छुपा हुआ नहीं है आपसे, बिल्कुल उजागर है। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, सही बात है। आज बजट पर बहस हो, देखो, घर में सब कुशल है, घर पर सब कुशल है, तो सी ऑप्शन हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त। किसान ने खेत में बीज बोया है, ठीक है सर जी, परहित के अंतर्गत क्या आता है? परहित किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो परहित मतलब दूसरों का हित चाहना। तो दूसरों के कुमार्ग पर भेजना नहीं, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति। हो सकता है संकट में अपने स्वार्थ को, नहीं मेरे भाई, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही हमारा क्या माना जाता है मेरे भाई? परहित माना जाता है, जो दूसरों के लिए काम करे। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। मेरे भाई, पदबंध के 5 भेद होते हैं, सबको पता है, हमें पदबंध बताना है। अब यहां पर प्रॉब्लम होगी क्या, मैं बताता हूं मेरे भाई। बरगद के पेड़ की घनी छांव, तो हमने ये देखा कि इसको अंडरलाइन यहां पर खत्म हो रहा है, छांव हो जाएगा संज्ञा। अब देखो, घनी छांव, आप इसको उठा लो, केवल आप इसको उठा लो, घनी छांव, ठीक है, आप कुछ मत करो। हमने इसको उठाया, फिर मैंने कहा घना जंगल। आप केवल आप ध्यान से सुनो, घना जंगल, तो आप कहोगे ये संज्ञा है, तो ये संज्ञा की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएंगे ना। संज्ञा पदबंध नहीं लगाना, आपने केवल देखो, पूरा अंडरलाइन है, पूरा अंडरलाइन है ये। मैंने क्या किया, इस शब्द को उठाया। ये पेयर होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पेयर में ही चलते हैं। तो घनी छांव, घने जंगल, घना रास्ता, घना कोहरा, तो इस हिसाब से ये विशेषण पदबंध माना जाएगा मेरे भाई। क्या माना जाएगा? विशेषण पदबंध माना जाएगा। अगले प्रश्न पर, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बोलो। देखो, अपनहुति क्या होता है? उपमेय का निषेध कर। अपनहुति उपमेय का निषेध कर, उपमेय का निषेध कर, उपमेय का निषेध कर, उपमान की स्थापना, उपमान की स्थापना, उपमान की स्थापना। तो ये तो गया। मानवीकरण क्या होता है? जब इंसानों का काम प्रकृति करे। उत्प्रेक्षा, संभावना, तो रूपक अलंकार। ऑप्शन एलिमिनेशन इस प्रश्न में लगाना बहुत जरूरी था। इसकी परिभाषा भी लिख लेना। उपमेय का निषेध कर, उपमान की स्थापना करना अपनहुति होता है। अगला, कोई क्लांता पथिक ललना चेतना शून्य होके कौन सा वार्णिक छंद है? कोई बात नहीं। इंद्र वज्रा में 11 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, मंदा क्रांता में 17 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं। एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण हो रहे हैं। मंदा क्रांता लगा दो, दूसरी लाइन हमें गिननी ही नहीं है। अगले प्रश्न पर, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, अन्य पुरुष होता है,
पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। फुटबॉल खेलता है सकर्मक, बस पर चढ़ता है सीता नहीं सर कर्तवाच, बस उठा नहीं जाता, ये ट्रिक लग गई। उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो ये हमारी ट्रिक लग गई। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह भाववाच्य का उदाहरण माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो हमारे अच्छे दिन होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, तो बहुत कम पैसा। थोड़े दिनों का सुख, थोड़े दिनों का सुख, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरे दोस्त, सभी को इन्फॉर्म करना आपका काम है। छंदों को पढ़ते समय हम जो विराम स्थल को क्या कहते हैं, जब हम छंदों को पढ़ते हैं तो थोड़े से समय के लिए हम विश्राम लेते हैं, उस विश्राम को हम यति कहते हैं। यति मतलब होता है रुकना। यति मतलब क्या होता है मेरे भाई, रुकना। या इसे हम विराम के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, विराम के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। 9वें प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही माना जा रहा है? एक सही वाक्य को पहचानना है। पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है, सही है। मैंने श्रीमती शांति, देखो श्री सम्मान सूचक शब्द है तो जी नहीं आएगा। मैंने श्रीमती शांति से बात की। कविता, आपके साथ स्वयं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। शायद के साथ अवश्य शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको समझनी होंगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, जिस अलंकार में विरोध के अभाव में विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो तो विरोध प्लस आभास मिलके दीर्घ संधि हो जाएंगे और यह विरोधाभास हो जाएगा। विरोध प्लस आभास विरोधाभास। कितना प्यारा प्रश्न है। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। इसको संयुक्त वाक्य में बदलो। मेरे भाई ट्रिक लगा देना, कुछ मत करो मेरे भाई, ट्रिक याद रखो। ये सेशन बहुत आवश्यक है। सर जहां पर जिस आ जाए वो मिश्र वाक्य होता है, कि क्योंकि जो आ जाए मिश्र वाक्य होता है, जब तब आ जाए मिश्र वाक्य होता है। डी ऑप्शन बचा है, लगा दो। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक काम करती है। और इन ट्रिकों में आप केवल एक चीज याद रखना है कि मिश्र वाक्य की हमारी ट्रिक क्या कहती है। तो मिश्र वाक्य की ट्रिक 3 कहती हैं कि जहां पर की हो, क्योंकि हो और जो हो, जहां पर ये 3 चीजें पाई जाएं वो मिश्र वाक्य होता है। सो इन 3 चीजों में वही ट्रिक लग गई, हमने कह दिया खत्म। एक ऑप्शन बचा है तो डी ऑप्शन सही हो जाए। 12वें प्रश्न पर आते हैं जी। आंसर करो, रूपक अलंकार क्या होता है? चलें जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। तो रूपक अलंकार, प्रभात यौवन है बक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ है। आपलक में तो गारंटी से रूपक है। आपको भी बताया है कई बार कि इसमें गारंटी से रूपक है और अनुप्रास भी होता है, तो ये भी गया। प्रभात, ये भी हमारा रूपक है। 2 विकल्प सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, रूपक अलंकार का एक अलग से पूरी टेबल बना लो। भजमन चरण कमल अविनाशी, एक कमल का तद्भव माना जाता है ना, तत्सम। अलंकार बताना है कौन सा है। सर उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक नहीं लगी। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार चाहिए। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, डाउट होता है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? ये प्रश्न गलत करने वाले प्रश्न नहीं थे मेरे भाई। ये जितने भी प्रश्न हो रहे हैं ना, एक भी गलत करने वाले प्रश्न नहीं थे। हर चीज आपको समझा रहा हूं क्लास में। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी समय है, क्लास डेली ले लो। यह कौन सा वाक्य है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। यह कौन सा वाक्य है? हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। तो जहां और आ जाए, ये संयुक्त वाक्य की ट्रिक नहीं लिखाई है। संयुक्त वाक्य की ट्रिक होती है लेकिन किंतु परंतु पर फिर भी और इसलिए। लेकिन किंतु परंतु पर फिर भी और इसलिए। तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य माना जाएगा। 15वां प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन किस वर्ष? देखो ये प्रश्न नया है, इसकी बात मैं कहूंगा, ये न्यू प्रश्न है, ये मैंने नहीं कराया।
आषाढ़ का एक दिन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कीजिएगा और सबसे पहले ये रचना है किसकी, ये मुझे बता देना। देखो, महाकवि हुए हैं एक हमारे कालिदास, महाकवि कालिदास के जीवन पर, महाकवि कालिदास के जीवन तथा उनकी प्रेमिका मल्लिका के प्रेम पर आधारित है। उनकी प्रेमिका थी प्रेयसी मल्लिका। ये 1958 में लिखी गई थी। इसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना मानी जाता है, मोहन राकेश की रचना माना जाता है। 16वां क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा माना जाता है? देखते हैं जी। वाक प्लस ईस वागीस, वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा मेरे भाई? वागीस। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिगंबर। ठीक है सर। रत्न प्लस आकर रत्नाकर, दीर्घ संधि। दुहु प्लस कर्म दुष्कर्म हो जाएगा, दुहु प्लस कर्म हो जाएगा मेरे भाई, दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, 17वें प्रश्न पर आते हैं। वो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत नया है। चलो जी, इनमें से कौन सी कृति वियोग को दर्शाती है? वियोग मतलब दूर होने का भाव, श्रृंगार प्रेम, दार्शनिक दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ होने के साथ साथ साहित्यिक दृष्टि से विरह। उपालंभ मतलब होता है ताने, और व्यंग की एक त्रिवेणी है। तीन चीजें, जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ जी इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान से समझो, नांगमती जो वियोग वर्णन है, मैं मना नहीं कर रहा, ये विरह वर्णन ये दर्शाता है। इसमें भी विरह वर्णन है, ये भी विरह वर्णन है, राजा रत्नसेन वगैरह। बट भ्रमर गीत जो है, ये गोपियां उद्धव को ताने दे रही हैं जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे। और इसमें विरह उपालंभ और भ्रमर गीत में विरह, नोट कर लेना, विरह, उपालंभ, विरह, उपालंभ और व्यंग, इन तीनों की त्रिवेणी इसी में देखने को मिलती है। इसमें भ्रमर गीत में। मुझे आप होमवर्क में बताएंगे भ्रमर गीत किसकी रचना है। 18वां प्रश्न, काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? टोटल उपभेदों को मिलाकर के अगर बात करें तो 6 होते हैं। टोटल उपभेदों को भी जोड़ दिया जाए, भेद प्लस उपभेद दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर होता है 6। बट प्रमुख भेदों की बात हो रही है तो यह है रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती। 19वां प्रश्न, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? अब आएगा ना मजा मेरे भाई। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, आपसे रिक्वेस्ट है सभी साथियों तक शेयर जरूर कर दें। चलो जी, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, तो मेरे भाई सुदामा की स्थिति को देखा। देखो, वियोग तब होता है प्रेम, नायक नायिका वाला प्रेम, तो यहां पर करुण रस होना चाहिए था। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है इस तरीके से। और करुण को मेरे भाई यमराज की उपाधि दी जाती है। करुण को किसकी उपाधि दी जाती है? यमराज की उपाधि दी जाती है। किसने दी थी मेरे भाई? भावभूति ने दी थी। किसने दी थी मेरे भाई? भावभूति ने दी थी। किसने दी थी? भावभूति ने। अगला प्रश्न आते हैं, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत क्या रखा जाता है? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अगले प्रश्न पर आते हैं, त्रिलोचन में कौन सा समास है? आज के पेपर में 2 प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के मिले हैं,
बहुत अच्छे लेवल के मिले हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ हम कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चा, इस क्लास को मत छोड़ना। ये 15 मिनट की जो क्लास है सर, 3 लोचन हैं जिसके अर्थात भगवान शिव जी, और भगवान शिव जी की बात हो रही है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर ऑप्शन में द्विगु समास होता तब भी हम बहुब्रीहि समास लगाते। 22वें प्रश्न पर आते हैं। विधि निधि दीन लेत जनु छीने, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? विधि निधि लेत जनु छीने, दीन लेत जनु छीने, कौन सा अलंकार माना जाता है? तो मेरे भाई ये ट्रिक लग गई। मनु मानो मनहूं, जनु जानो जनहूं, जहां ऐसे शब्द पाए जाएं वो उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जी। समास कितने प्रकार के होते हैं? अगर यही प्रश्न आ जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर मेरे भाई, पद की प्रधानता के आधार पर समास, तो इस प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। पद की प्रधानता के आधार पर समास, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगर समास टोटल पूछे गए हैं तो इसका उत्तर होता है 6। अगला प्रश्न, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी क्या हो सकता है? वैकेंसी का हिंदी समानार्थी मेरे भाई क्या माना जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी क्या होता है? चलो जी, खाली जगह को एम्प्टी स्पेस कहते हैं। EMPTY एम्प्टी स्पेस कहा जाता है। खाली जगह को एम्प्टी स्पेस कहते हैं। वैकेंसी को रिक्ति कहते हैं। नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कहते हैं। अपॉइंटमेंट कहते हैं, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। सर, स्वीकृति को एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस कहा जाता है। स्वीकृति को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहा जाता है। इनको नोट कर लो। तो वैकेंसी को रिक्ति के नाम से जाना जाता है, इनको भी नोट कर लो। ये सेशन बड़ा अच्छा है। इंट्रीकेट का हिंदी अर्थ क्या होगा? इंट्रीकेट का हिंदी अर्थ क्या माना जाएगा? बोलो जी फटाफट से। देखो जी, इंट्रीकेट होता है मेरे भाई जटिल। समाविष्ट किसे कहते हैं? समाना, इंक्लूडेड। समाविष्ट को क्या कहते हैं? इनक्लूडेड। इनक्लूडेड समाविष्ट को कहते हैं। मादकता को क्या कहा जाता है? ड्रंकीनेस। ड्रंकीनेस, DRUNKENNESS, ड्रंकीनेस क्या कहा जाता है? ड्रंकीनेस। DRUNKENNESS। कुचक्र को क्या कहते हैं? विसियस। VICIOUS। इन सबको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेरे भाई मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनवा दी है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर मिलेगी। आप जैसे ही हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आप हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इस तरीके का मिलेगा, कैरियर विद हिंदी पवन सर। आप इसमें देखेंगे तो ये है पूरी प्लेलिस्ट। बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी प्लेलिस्ट है, इसको जाकर के देख लेना। यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डीएलएड की, यहां से जाकर के आप इसे देख लेना। और मेरे भाई ये वीडियो देखते रहो। किताब इस वीक आपको मिल जाएगी हर हाल में, आप तुरंत ऑर्डर कर लेना। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहां पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे दोस्त, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल एक अगले पेपर में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।